अस्सलामुअलैकुम, शाज़मान अकबर फ्रॉम CCU केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 9। आज का जो हमारा टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन हमें बताता है कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स का कितना मास एक्टिव है, कितना जो मास है रिएक्टेंट्स का वो उस रिएक्शन में एक्टिवली पार्ट कर रहा है, मतलब उस रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, और उसका उस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या असर है, उस रिएक्शन के रेट के ऊपर क्या अफेक्ट है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है क्या डिस्क्राइब करता है, रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है किसके दरमियान, रेट ऑफ रिएक्शन एंड द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, इन दोनों के दरमियान रिलेशन को डिस्क्राइब करता है। इंट्रोडक्शन में हमने बताना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन को किसने इंट्रोड्यूस करवाया, किसने इसे प्रेजेंट किया है। गर्डबर्ग एंड वेग इन 1869 इसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दो केमिस्ट हैं, गर्डबर्ग एंड वेग। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं। The rate at which a substance reacts, कि जिस रेट पर कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करती है उस सब्सटेंस के रिएक्ट करने का रेट उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कि जितना सब्सटेंस का एक्टिव मास होगा, जितना उसका मास रिएक्शन में हिस्सा लेगा, उतना ही उसका क्या होगा, रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स, पहले बात की जा रही है सब्सटेंस के रिएक्शन रेट की। सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। और दूसरी बात है एंड रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, के उस रिएक्शन का रेट जो रिएक्ट करने वाली अशिया हैं उनके एक्टिव मासेस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि रिएक्ट करने वाली जो अशिया हैं उनकी एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस रिएक्शन का रेट। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाता है। दोबारा डिफाइन करते हैं, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। रिएक्ट करने वाली अशिया का रेट उनके एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, के जो रिएक्शन का रेट होगा वो उन रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मासेस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमने डिफाइन किया है लॉ ऑफ मास एक्शन को। अब बात ये है कि ये एक्टिव मास क्या है। हमने एक्टिव मास की बात की, पहले हमने कहा कि सब्सटेंस का एक्टिव मास, फिर हमने कहा कि उन सब्सटेंसेस के एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट उनका हासिल ज़रब। अब ये एक्टिव मास क्या है, सिंपली हम कहते हैं एक्टिव मास को मोलर कंसंट्रेशन है। अब मोलर कंसंट्रेशन क्या है, आप लोगों ने क्लास 9th में मोलैरिटी को पढ़ा था कि वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट, या हम सिंपली कहते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, के किसी भी सब्सटेंस का जो पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो उसका क्या होता है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन होती है, और वही उसका एक्टिव मास होता है, जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का उस रिएक्शन में हिस्सा लेने वाला जो क्या होगा, जो अमाउंट होगी, वो उसका एक्टिव मास होगा। इसे हम डिफाइन करते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, कि किसी भी सब्सटेंस का जो मास है जिसे आमतौर पर किस चीज़ में जाहिर किया जाता है, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, ये एक्टिव मास का यूनिट है। और जाहिर किस चीज़ से करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन एक सब्सटेंस है, अब इसका एक्टिव मास के किस चीज़ से डोनेट करेंगे, इसकी मोलर कंसंट्रेशन को किस चीज़ से डोनेट करेंगे, हम लिख देंगे N की मोलर कंसंट्रेशन किस चीज़ से जाहिर की जाती है, स्क्वायर ब्रैकेट से। किस चीज़ से जाहिर करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो ये बात हो गई एक्टिव मास की। अब हमने डिराइव करना है किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, हमने एक्सप्रेशन को डिराइव करना है कि डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन हमने डिराइव करना है। कैसे डिराइव करेंगे, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे फॉर एग्जांपल एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेना होगा, क्योंकि डिराइव किस चीज़ के कर रहे हैं हम, इक्विलिब्रियम के लिए। जाहिर बात है अगर इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो कौन सा रिएक्शन लेना होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन लेना होगा। कौन सा रिएक्शन लेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स हैं A प्लस B, प्रोडक्ट्स हैं C प्लस D। ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होगा जिसका रेट कांस्टेंट है Kf, और ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन होगा जिसका रेट कांस्टेंट है Kr। इन रेट कांस्टेंट्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, और इन्हें किस जगह पर लगाया जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह पर हम इन्हें इनपुट करते हैं। तो हम अब इसके लिए डिराइव करने लगे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। सपोज हम करते हैं कि इन रिएक्टेंट्स और इन प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशंस को डोनेट करते हैं। ए की मोलर कंसंट्रेशन, ए का एक्टिव मास, बी की मोलर कंसंट्रेशन, बी का एक्टिव मास, सी की मोलर कंसंट्रेशन, सी का एक्टिव मास, एंड डी की मोलर कंसंट्रेशन क्या है, डी का एक्टिव मास है। सपोज हमने ये एक्टिव मासेस लिए हैं किन के, ए बी सी एंड डी के। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन कि किसी भी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के मोलर कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम पहले कौन सा रिएक्शन लेते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करेगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ए एंड बी की मोलर कंसंट्रेशंस हैं, इनका प्रोडक्ट है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और यही हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को डिनोट करेंगे आर एफ से। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म किया, इज इक्वल टू लगाया, तो हमने स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट लगाया किस चीज का, फॉरवर्ड रिएक्शन का। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई पहली, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के हासिले ज़रब के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सी और डी की मोलर कंसंट्रेशंस हैं, इनका हमने क्या लिया, प्रोडक्ट लिया। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर आर से डिनोट करेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म किया, कौन सी साइन लगाई हमने, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट लगाया। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किस चीज का है, रिवर्स रिएक्शन का। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। वही बात बताया कि के एफ एंड के आर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स हैं किस चीज के, जिन्हें कहा जाता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स। ये किस चीज के हैं, के एफ फॉरवर्ड का, और के आर किस चीज का है, रिवर्स रिएक्शन का है। तो हमने डिराइव करना था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, और वो कौन सी स्टेट पर होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दोनों के रेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम किस चीज से डिनोट करेंगे, आर एफ से। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को आर आर से। दोनों की वैल्यूज पुट की, के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का प्रोडक्ट, के आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी का प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड पर, कांस्टेंट्स को एक साइड पर और वेरिएबल्स को एक साइड पर। तो क्या होगा, के आर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड। वेरिएबल्स ए बी यहां पर क्या हो रहे हैं,
मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब के एफ ओवर के आर किसके इक्वल होता है, के सी, और एक्चुअल में के सी हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसे हम यहां पर पुट करेंगे तो के सी का एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या बन गया, सी की मोलर कंसंट्रेशन और डी की मोलर कंसंट्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट्स ओवर ए की मोलर कंसंट्रेशन एंड बी की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट्स। या हम सिंपली क्या लिख सकते हैं कि के सी इज अ रेशो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, के प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इन दोनों के दरमियान एक रेशो है, उस रेशो को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है, और उसका एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया है, ये आप लोगों के सामने है। इसके बाद हमने एक जनरल रिएक्शन लेना है। फॉर एग्जांपल जनरल रिएक्शन क्या है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, कोई भी रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2I2 goes to 2HI, ये हमने लेट किया था, कोई ना कोई एग्जांपल ली थी रिवर्सिबल रिएक्शन की, जिसमें प्रोडक्ट को ए बी, रिएक्टेंट को ए बी के साथ और प्रोडक्ट को सी डी के साथ। अब हम एक जनरल रिएक्शन लेने लग रहे हैं और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गोज टू स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी कैपिटल डी। अब ये जो हमने स्मॉल लेटर्स लिखे हैं, जो स्मॉल अल्फाबेट्स लिखे हैं, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि किसी भी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, किसी भी मतवाजन केमियाई मसावात में जो हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं, उन्हें हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है स्मॉल अल्फाबेट्स के साथ। फॉर एग्जांपल इसके नंबर ऑफ मोल 1 है, इसका नंबर ऑफ मोल 1 है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं। तो इन नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करने के लिए हमने ये क्या यूज किए हैं, स्मॉल अल्फाबेट यूज किए हैं, और ये यहां पर क्या हो जाएंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इन मोलर कंसंट्रेशंस की पावर के तौर पर लिखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसीलिए वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of molar concentration of its reactants, कि किसी भी रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है एंड रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स, और उसके ऊपर जो पावर होगी, जो कुव्वत नमाई होगा, वो उसके नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होगा। यानी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, किसी भी सब्सटेंस की मोलर कंसंट्रेशन की पावर के तौर पर लिखे जाएंगे। तो अब हम क्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पहले कौन सा लेना है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन लेना है। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या है, ए की मोलर कंसंट्रेशन और बी की मोलर कंसंट्रेशन, ए बी की मोलर कंसंट्रेशन हैं, एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो हम कैसे डिनोट करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स, के जो पावर्स हैं वो उनके नंबर ऑफ मोल्स। देखें ये ए के नंबर ऑफ मोल्स इसकी पावर, बी के नंबर ऑफ मोल्स इसकी पावर। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म किया, हमने क्या लगाया, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का, और ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की। इसके बाद सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, सी की मोलर कंसंट्रेशन डी की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, और इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं, सी एंड डी, ये इसकी क्या बन जाएंगे, पावर के तौर पर राइट किए जाएंगे। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर सी, डी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर डी, ये इनके नंबर ऑफ मोल्स हो गए। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म करके हमने क्या लगाना है, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करके क्या लगाना है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना है रिवर्स रिएक्शन का, ये सेकंड इक्वेशन। अब सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सारा चाहे हमारे पास ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया, चाहे हम जनरल रिएक्शन के लिए डिराइव कर लें, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है। डिफरेंस क्या है, यहां पर हमने नंबर ऑफ
मोल्स को जो है इनपुट करना है, नंबर ऑफ मोल्स को कंसंट्रेशंस की पावर के तौर पर लगाना है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने फाइंड किया KF, ए की मोलर कंसंट्रेशन की पावर A, बी की मोलर कंसंट्रेशन की पावर B, ये आ गया। इसके बाद रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमने फाइंड किया KR, C की मोलर कंसंट्रेशन की पावर C एंड D की मोलर कंसंट्रेशन की पावर D। अब हमने क्या करना है, कांस्टेंट्स को एक साइड पर ले आए, KR डिवाइड हो गया, वेरिएबल्स को दूसरी साइड पर इधर आकर ये भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। आप लोग जानते हैं कि KF ओवर KR किस चीज के इक्वल है, KC के, और KC हमारे पास क्या है जो हमने डिराइव करना था, क्या चीज है, KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने डिराइव करना था, उसका एक्सप्रेशन हो गया जनरल रिएक्शन के, क्या होगा, KC इज इक्वल टू द C की मोलर कंसंट्रेशन की पावर C, D की मोलर कंसंट्रेशन की पावर D ओवर A की मोलर कंसंट्रेशन की पावर A एंड B की मोलर कंसंट्रेशन की पावर B। तो यहां तक आप लोगों का लॉ ऑफ मास एक्शन कंप्लीट होता है। इसके चंद एक रिएक्शंस की एग्जांपल्स इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको डिराइव करेंगे, उनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, और तब जाकर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को तकरीबन ये बात क्लियर हो गई होगी। और अगर किसी किस्म की कहीं पर कोई कमी पेशी है तो वो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा विद एग्जांपल्स हम KC एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे, तब जाकर ये बात आप लोगों को 100% क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक ये हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ज़्यादातर ये जो एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है, वैसे कंप्लीट भी आ सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को कंप्लीट एक्सप्लेन करें, लेकिन मोस्टली जो सवाल दिया जाता है वो ये होता है कि डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। तब आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एक्टिव मास और उसके साथ आप लोगों ने जनरल रिएक्शन के लिए ये जो एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ये डिराइव करना होता है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर एंड होता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।